हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह कला एवं संस्कृति का है, जिसमें अभी तक हमने एक इसका मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा दूसरा टॉपिक है चित्रकला और अन्य कलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 2022-23 में क्या क्या इससे संबंधित सुर्खियाँ रही हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आएगा पारंपरिक भारतीय वस्त्र, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा नामक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। भारत के पारंपरिक वस्त्र की उत्पत्ति देखते हैं कहाँ से हुई। भारतीय वस्त्रों की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती है। यहाँ के लोग अपनी पोशाकों की बुनाई करने के लिए घर पर तैयार धागे का प्रयोग करते थे। वे अपने वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग करते थे। अब भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख श्रेणियों में पहली श्रेणी आती है कढ़ाई वाले वस्त्र, जिसमें फूलकारी और चिकनकारी कढ़ाई के वस्त्र, प्रतिरोध रंजित वस्त्र जैसे बंधनी, इंकत, छपाई वाले वस्त्र में कलमकारी, बगरू छपाई, और हाथ से बुने हुए वस्त्र में बनारसी जरी वस्त्र और कश्मीरी शॉल। परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहलें की गई हैं, इसको देखते हैं। जिसमें पहली पहल है राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, दूसरी व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना और हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर मिशन, विपणन सहायता और सेवा योजना इससे की परंपरागत पहलें हैं। भारत में विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची देख लेते हैं, किस राज्य में कितनी है। जैसे उत्तर भारत में लद्दाख में, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। लद्दाख में ये थिंगमा ऊन बांध पर रंगाई किए हुए वस्त्र या बंधानी या डाई को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंपा रूमाल या चंपा घाटी में, और हरियाणा में खेस बुनाई पानीपत, ट्रपेस्ट्री बुनाई पानीपत, राजस्थान में डंका कढ़ाई, उत्तर प्रदेश में अमद जामदानी और भी कई तरह की हैं। और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार में जैसे बावन बूटी बुनाई नालंदा की, उड़ीसा में बंद बदानी बुनाई संभलपुर, और पश्चिम बंगाल में सुगंधित वस्त्र बालपोस, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिमरू बुनाई हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। सिद्दीपेट गोलाबामा बुनाई आंध्र प्रदेश की है। कर्नाटक में गुलेद गुड्डखड्ड और इलकल बुनाई बागलकोट। तमिलनाडु में सिक नायक नेट कलमकारी तंजावुर में। केरल का आयुर्वेदिक वस्त्र बलरामपुरम। पश्चिम भारत में गुजरात के अंतर्गत अश्विनी साड़ी की बुनाई, और महाराष्ट्र में हिमरू बुनाई जो औरंगाबाद में है, और मध्य प्रदेश में नंदरा हैंड ब्लॉक पेंटिंग जवाद में है, और गोवा में कुनबी बुनाई आते हैं। ये भारत के प्रमुख विरासत वस्त्र शिल्प की सूची दी गई है, जिसको आप एक एक करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय खिलौने सुर्खियों में क्यों? भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों की सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन का सामंजस्यपूर्ण विकास करना होता है। मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नया बल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में पूर्वी 6 कार्यालय हैं, और चेन्नई में दक्षिणी, और मुंबई में पश्चिमी, चंडीगढ़ में उत्तरी, और दिल्ली में मध्य है। इसकी संरचना इसके 5 सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री होते हैं। अन्य संबंधित तथ्य में खिलौनों से जुड़े कुल 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से 7 मानक खिलौनों की सुरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण का आदेश का हिस्सा हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलौनों सुरक्षा के साथ भारतीय
मानकों के अनुरूप है। साथ ही BIS से लाइसेंस के तहत उनमें से एक मानक चिन्ह हो। यह सरकारी दिशा निर्देश 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। भारतीय खिलौनों के बारे में, भारतीय खिलौने मार्केट वैल्यू इसकी क्या होती है? भारत का वर्तमान खिलौना बाजार लगभग 1.5 अरब डॉलर का है। यह वैश्विक खिलौना बाजार का केवल 0.5% है। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, जिसमें पहला है स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। दूसरा, हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के पारंपरिक उद्योगों की उन्नयन पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना के तहत होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। विनिर्माण केंद्र, विनिर्माण कहाँ पर है? पंजाब में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में इसके विनिर्माण केंद्र हैं। सुर्खियों में रही कलाकृतियाँ। प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियों की भेंट की हैं। इसमें पहली उपहार किया गया है कौन सा? पहाड़ी लघु चित्रकला, कांगड़ा शैली से निर्मित है। इसका विवरण यह लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की एक शैली होती है। भारत के हिमालय की तलहटी की स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई यह चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख शासक राजा संसार चंद्र के संरक्षण में विकसित हुई थी। कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है। यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। कांगड़ा शैली की अनूठी विशेषता रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक और अलंकारिक विवरणों की सूक्ष्मता है। इस शैली का सबसे लोकप्रिय विषय भागवत पुराण, गीत गोविंदम, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला और 12 मासा है। मातानी पछेड़ी, मातानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ है मातृ देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक हस्त निर्मित वस्त्र है। इसके केंद्र में मातृ देवी का चित्र बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी शुरुआत गुजरात के घुमंतु बाघरी समुदाय के लोगों ने की थी। इनकी निचली जाति के कारण उन्हें माता के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस पर उन्होंने कपड़े के टुकड़े पर देवी माँ के चित्रों का चित्रण करना शुरू किया और अपने स्वयं के पूजा स्थल बनाए। मातानी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है। साथ ही इसमें चित्रकारी की एक विधि अर्थात बांस से बनी कमल का उपयोग किया जाता है। पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला का इतिहास काफ़ी पुराना है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में इस कला की शैली के होते हैं। पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक व भताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखने को मिलती है। ये चित्रकारियाँ आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती हैं। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास स्थल के चारों ओर मौजूद हैं। पिथौरा चित्रकला एक कला शैली से अधिक अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान या तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अथवा इच्छा या वरदान मांगने के लिए किया जाता है। सुलेमानी कटोरे, सुलेमानी कटोरे, सुलेमानी या अकीक मध्यम स्तर का मूल्यवान पत्थर है। यह राजपीपला की भूमिगत खानों में और रतनपुर में नदी तल में पाया जाता है। इस पत्थर को इन कटोरे जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुलेमानी पत्थर में किसी व्यक्ति के भीतर या उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपचारात्मक गुण मौजूद होते हैं। 18वीं सदी में खंबात की बंदरगाह सुलेमानी पत्थर उद्योग का केंद्र था। अब आता है पाटन पटोला। पाटन पटोला यह शुद्ध रेशम में बुनी गई दोहरी एकत्य पटोला की प्राचीन कला है। यह 11वीं शताब्दी के समय उत्तरी गुजरात की पाटन क्षेत्र की कला है। पटोला वस्त्र दोनों तरफ के रंगों डिजाइन की समान गहनता दर्शाते हैं। इनकी रगाई की तकनीक को बांधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं किन्नौरी शॉल। किन्नौरी शॉल यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शॉल है। इसमें ज्यामितीय डिजाइन का मध्य एशियाई संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। इसके डिजाइन में ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीक है। इसके आधार की रंग प्राकृतिक अर्थात धूसर, काला, भूरा रंग और सफ़ेद है। इनके अलंकरण के रंग नारंगी, नीला, हरा आदि हैं। इन शॉलों को अधिकांशतः 2 भागों में बुना जाता है। इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से केंद्र में जोड़ा जाता है। अन्य संबंधित सुर्खियों में रोगन चित्रकारी।
रोगन चित्रकला। क्वाड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक सफ़ेद रोगन भेंट किया। रोगन वस्तुतः वस्त्र पर की जाने वाली चित्रकला का एक रूप होता है। इसे 4 शताब्दियों से अधिक पुराना माना जाता है। वर्तमान में यह गुजरात की कच्छ के निरौना में केवल एक ही परिवार द्वारा संरक्षित है। रोगन एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ बार्नी से तेल होता है। इस कला में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है। इस कला में अरंडी के तेल से बने एक विशिष्ट पेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः ज्यामितीय रूपांकनों को प्राथमिकता दी जाती है। अब आता है सांझी चित्रकला। सांझी चित्रकला हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी चित्रकला का एक चित्र भेंट किया। इस चित्रकला का विकास 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। इसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टेंसिल बनाना शामिल है। सांझी शब्द सांझ या संध्या से लिया गया है या संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है। अब आता है पट्टाचित्र चित्रकला। पट्टाचित्र चित्रकला उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। उन्हें एक पट्टचित्र पेंटिंग भेंट की। पट्टचित्रकला के बारे में वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा की एक विशिष्ट पेंटिंग है। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। इस पेंटिंग पर को एक विशेष कैनवास पर बनाया जाता है जिसमें सूती वस्त्रों को इमली के घोल के साथ बिछाया जाता है और तत्पश्चात क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। यह कला श्री जगन्नाथ पंथ और पुरी की में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित होती है। रत्नागिरी की सेल नक्काशियाँ या पेट्रोग्लिफ्स। विशेषज्ञों ने रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना को अस्वीकार कर दिया है। इसके पीछे का कारण इस परियोजना में यहाँ की सेल कलाकृतियों का संभावित नुकसान है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। पेट्रोग्लिफ्स किसी सेल की सतह के हिस्से को हटाकर किया जाता है। इन सेल कलाकृतियों को संरक्षित स्मारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सेल नक्काशियाँ प्रागैतिहासिक युग के दौरान कठोर लेटराइट सेल पर बनाई गई हैं। इसे यूनेस्को की धरोहर स्थलों की अनंतम सूची में शामिल किया गया है। कोंकण क्षेत्र में कुल 1000 से अधिक सेल नक्काशियाँ हैं। इनमें कांतल शिल्प भी कहा जाता है। इन पर अलग अलग जानवरों, पक्षियों, ज्यामितीय संरचना और प्राचीन चित्रलेखों को उकेरा गया है। भीमबेटका और मिर्जापुर नक्काशियों के विपरीत यहाँ जानवरों के शिकार की किसी भी दृश्य को चित्रित नहीं किया गया। अब आता है भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। भरतपनी द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है औनद्यवाद, घनवाद, सुशीरवाद, तत्वाद। औनद्यवाद मेम्ब्रोफोन्स या ताल वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें एक खिंची हुई खाल से ध्वनि उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए डमरू या नगाड़ा इत्यादि आते हैं इसके अंतर्गत। धनवाद या इंडियानोफोनिक या ठोसवाद ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। उदाहरण के लिए घंटी, गोंग या चिमटा ये घनवाद के अंतर्गत आते हैं। सुशीरवाद या एरोफोन या वायु यंत्र ये वायुशोध ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे शहनाई और बांसुरी इसके अंतर्गत आते हैं। तत्वाद या तार वाले वाद इसमें ध्वनि के 2 बिंदुओं के बीच तारों के कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए सारंगी, सरस्वती, वीणा, संतूर आदि आते हैं। रंग स्वाधीनता। संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया। रंग स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को सजोने का एक उत्सव होता है। इस दौरान देश भर की निम्नलिखित लोक संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। पांडवों का कड़ा इसकी उत्पत्ति संभवतः 17वीं शताब्दी में मेवात में हुई थी। आमतौर पर भारत के प्रसंगों और युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की अद्भुत वीरता पर केंद्रित है। ओगू कथा यह तेलुगु भाषी क्षेत्रों का एक लोक नाट्य रूप होता है। पंजाब की ठाड़ी गायन परंपरा इसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद ने युद्ध के मैदान में शस्त्र हाथ में उठाए वीरों के बीच बहादुरी को प्रेरित करने के लिए किया था। पोवाड़ा यह महाराष्ट्र में लोकप्रिय गाथा गीत गायन की एक समृद्ध पारंपरिक शैली होती है। दास्तान गोई यह कहानी सुनाने की एक पारंपरिक फारसी शैली है। दास्तान गोई करने वाले कलाकारों की धनात्मक आवाज़ों में रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा जीवंत हो उठी है। सुमंग लीला हाल ही में इम्फाल में अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन हुआ। सुमंग लीला 19वीं-20वीं शताब्दी में विकसित एक प्रांगण नाटक या मणिपुरी नाट्य कला है।
ऐसा माना जाता है कि यह मैतेई समुदाय का एक अनुष्ठान लाई हरोवा से प्रेरित है। वर्तमान में यह नैतिक मूल्यों, एकता और अखंडता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। इस प्रकार लोगों को शिक्षित करने तथा समाज में सुधार लाने पर केंद्रित है। इनमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुष पात्रों की भूमिकाओं में महिला कलाकार भूमिका निभाते हैं। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि। केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों में प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां लिखित रूप से ज्ञान को प्रसारित करने, संरक्षित करने के लिए मानव की सबसे प्राचीन या व्यापक तकनीकों में से एक है। इन दो प्रकार के ताड़ के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें पालीमारा का पत्ता मोटा और कम लचीला होता है और समय के साथ कमजोर हो जाता है। तालीपोट का पत्ता या पतला और अधिक लचीला होता है। इसमें उत्कृष्ट स्थायित्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 600 वर्षों तक यथास्थिति में रह सकता है। इसमें भारतीय, नेपाली और दक्षिणी पूर्वी एशियाई संस्कृति एवं धर्म से जुड़े कई अनूठे स्रोत लिखे गए हैं। अब आते हैं डोकरा कला। डोकरा कला बंगाल का लाल बाजार गांव डोकरा धातु शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है। यह गांव बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में दो स्थान बिकना या बांकुरा और दरियापुर या बर्धमान ढोकरा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ढोकरा धातु की एक ढलाई कला है। इसमें ढलाई के लिए प्राचीन लुप्तमोम विधि का उपयोग किया गया है। यह तांबे और इसके मिश्र धातु या कांस्य जैसी अलोह धातु का इस्तेमाल करने के कारण प्रसिद्ध है। यह एक प्राचीन परंपरा है। इसका प्रलिखित इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यह झारखंड की पारंपरिक कला है। यहाँ पर चित्रकला से संबंधित सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल को आगे कवर अप करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।